हम भी उन्हीं के पीछे ही लगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डन। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लीजिए अस्सलाम वालेकुम के बाद ये बात। सर जी आपने इतने ज्यादा सवाल पूछे, रजिस्ट्रेशन की बात करने लगे हैं। कल आप लोगों को टेस्ट अनाउंस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, अपने ज़हन में रखिएगा। जो कल तक पढ़ाया है, जो संडे के लेक्चर तक पढ़ाया है, उसका ट्यूसडे वाले दिन को टेस्ट है। टेस्ट सेल टैक्स का टेस्ट डिले करने की वजह यही थी कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट उसके अंदर पढ़ा दूं वहां तक, ताकि फिर उसका टेस्ट किया जा सके। सिलेबस कंप्लीट होते साथ ही इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि सेल टैक्स जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसके बाद चैप्टर 14, 15, 16 का टेस्ट पेंडिंग है, वो मैं जरूर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो अपने जहन में आप लोग भी रखिएगा, मैं भूल जाऊं तो मुझे भी बता दो। ठीक है। अच्छा सर जी, बात शुरू होनी थी आज रजिस्ट्रेशन की। हमने रजिस्टर्ड पर्सन को डिफाइन जब किया था ना, तो हमने कहा था जी वो बंदा रजिस्टर्ड होता है जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 हो, और दूसरे नंबर पे वो बंदा रजिस्टर्ड होता है जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो। जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो उसे भी रजिस्टर्ड कहा जाता है। यानी जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड नहीं था लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड था तो उसे भी रजिस्टर्ड कहा जाता है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था लेकिन लायबल टू, अच्छा अब सवाल अगला ये पैदा होता है, जो तो हो गया रजिस्टर्ड उसकी तो बहस ही नहीं है, किस किस बंदे के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है? पेज नंबर बता दीजिए। 318 पेज नंबर है जी। जिस जिस बंदे के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है वो कौन है? सब पॉइंट नंबर 1, हर वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। एक टिप आपको दे लूंगा, पहले वो सुन ले फिर चीजें आसान हो जाएंगी यार। एक्सपोर्टर के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि उसने रिफंड लेना। टैक्सेबल सप्लाई जिसकी है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि आउटपुट चार्ज करके इनपुट क्लेम करना। अच्छा, जिसकी गुड्स जो एग्जाम गुड बेचता है ना उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होती। क्यों? सर आउटपुट टैक्स उन्हें चार्ज नहीं करना, इनपुट टैक्स पे भी कर देता है तो क्लेम नहीं करना। तो जो एग्जाम्प्ट गुड्स है ना सर, वहां पर तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं और उस बंदे को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती। जिनके गुड्स जो जो चीजें बेचता है अगर वो एग्जाम्प्ट हो जाए या वो एग्जाम्प्ट हो तो उस बंदे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। सर मैन्युफैक्चरर अगर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो उसे रजिस्टर होने की जरूरत है, अगर कॉटेज इंडस्ट्री है तो रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। सर जी कॉटेज इंडस्ट्री में कल मैंने आपको बताते हुए गलती कर दी, आपको 3 मिलियन बता दिया, किताब में भी वो गलत है, ये अपडेट हुआ है पिछली अटेम्प्ट में, ओवरलुक हो गया, प्लीज इसको ठीक कर दीजिएगा। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, वो 3 मिलियन नहीं है बल्कि 10 मिलियन है सर। कॉटेज इंडस्ट्री वाला चौथा बुलेट 3 मिलियन नहीं है बल्कि 10 मिलियन है सर। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे आ गया रिटेलर।
सर रिटेलर दो तरह के आपको पढ़ाए थे, एक टायर 1 रिटेलर होता है, ये बड़े लेवल का रिटेलर होता है, जैसे मेट्रो, जैसे अल्फते, जैसे इम्तियाज, ये बड़े लेवल का रिटेलर होता है। लेकिन जो छोटे लेवल का रिटेलर है अदर देन टायर 1, जिसको टायर 2 रिटेलर की बात कर रहा हूँ, ये वो रिटेलर्स होते हैं जो इन पर सेल टैक्स रजिस्टर होना जरूरी नहीं होता। आपको उसी लेक्चर में, जिस लेक्चर में ये बात बताई थी, उसमें एक और बात भी बताई, बल्कि मैंने वीडियो शेयर की थी। यस और नो? सर मैंने एक वीडियो शेयर की थी 3.6 और 3.7 की, वो देख लेनी चाहिए थी आपको ग्रुप में। ग्रुप जरूर देखा करें, कम से कम जो रेलिवेंट टीए और टीचर के मैसेज हैं, कम से कम वो जरूर देखा करें। सर एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपको टायर 1 और टायर 2 के बारे में सारा बताया था। वो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, 7 मिनट की सिर्फ वीडियो थी, और उसमें बताया था कि टायर 1 रिटेलर बड़े रिटेलर होते हैं, जैसे अल्फते, मेट्रो, इम्तियाज, ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बड़े इनके ज्यादा बिजली के बिल और इलेक्ट्रिसिटी और एयर कंडीशन शॉप और वो सारी चीजें उसने लिखी हुई जो हमारे स्कोप में नहीं है। बस ये याद रखिए, एक टायर 1 रिटेलर है जो बड़े लेवल का रिटेलर है, उसको तो 17% टैक्स देना है, और एक टायर 2 रिटेलर है, ये जो टायर 2 रिटेलर या अदर देन टायर 1 रिटेलर है, ये छोटे लेवल का रिटेलर है, और ये सेल टैक्स कैसे देता है? बिजली के बिल पर देता है। सर कितना टैक्स देता है? अगर इसका महीने का टैक्स 20,000, महीने का बिजली का बिल 20,000 से कम हो तो वो 5% टैक्स देता है, 5% बिजली के बिल पर। और अगर इसका महीने का बिल 20,000 से ज्यादा हो बिजली का, तो ये 7.5% टैक्स देता है बिजली के बिल पर, और यही टैक्स होता है इसका। ठीक हो गया सर? ये हमारा टायर 1 और टायर 2 रिटेलर की स्टोरी थी। आप याद रखिएगा, जो बंदा टायर 1 लेवल का रिटेलर है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और जो बिजली के बिल पर टैक्स देता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, चूंकि ये छोटे लेवल का रिटेलर है। ये जो सेल टैक्स पे करता है ना थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये टायर 2 है, अदर देन टायर 1 लिख देता हूँ, जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ। इम्पोर्टर ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पर जो सेल टैक्स दिया, जाहिर बात है वो चाहेगा इसको एडजस्ट कराए आउटपुट के अगेंस्ट, तो इसके लिए भी रजिस्टर होना जरूरी है। एक्सपोर्टर ने रिफंड लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सर होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन तीनों लोगों का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको फेडरल या प्रोविंशियल लॉ कह दे कि रजिस्टर हो जाओ, तो इसके लिए भी रजिस्टर होना जरूरी है। Under the provision of Sale Tax Act 1990 and rules made thereunder, briefly explain whether the person under each of the following situations are required to be registered with Inland Revenue Department. Also compute the amount of sale tax if any payable. सर ये सिंपल रट्टे वाला सवाल है, किन किन लोगों को रजिस्टर होने की जरूरत है? नोट कर लीजिए E3 नोट कर लीजिए, ये आपने खुद करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसी क्राइटेरिया पे मीट कीजिए। इंपोर्टर को रजिस्टर होने की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर होने की जरूरत है, कमर्शियल एक्सपोर्टर को रजिस्टर होने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 4.5 मिलियन है और एनुअल यूटिलिटी बिल 8 लाख है, क्या इसको रजिस्टर होने की जरूरत है? सर देखना पड़ेगा कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। अब इसका जवाब भी बुक में अपडेटेड नहीं मौजूद होगा, क्योंकि बुक में जो जवाब लिखा होगा वो 3 मिलियन की डेफिनेशन के साथ लिखा होगा। अब डेफिनेशन चेंज हो गई 10 मिलियन, तो भैया अब कॉटन इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखिए,
कॉटेज इंडस्ट्री में वो कह रहा है कि 10 मिलियन। 4 बातें पड़ी थी ना कॉटेज इंडस्ट्री की। सर पहला, बिजली का कनेक्शन जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो। दूसरा, रेजिडेंशियल एरिया में हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ना हो। तीसरा, वर्कर 10 से ज्यादा ना हो। चौथा, टर्नओवर 10 मिलियन हो। अब आप ये क्राइटेरिया मीट कर देखिए पॉइंट 1 पर। सर टर्नओवर भी कम है, एनुअल बिल का उसने कहा था इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कनेक्शन की कोई बात नहीं हुई। 2 बातें, वर्कर लिख दे अगर वर्कर 10 से कम है, और चौथा अगर लोकेशन रेजिडेंशियल है तो इस बंदे को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। ये इसका आंसर है। प्लीज E3 का जो ये वाला पार्ट है, पार्ट इसका सॉल्यूशन भी अकॉर्डिंगली अपडेट होगा। ज़ैनब प्लीज नोट कर लीजिएगा ये वाली बात। पेज नंबर बताइए किस पर सॉल्यूशन है? 344। इसका सॉल्यूशन एक बार देखिए प्लीज, अपडेट कीजिए। तो कम है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे चलते हैं जनाब। सर एक बंदा जो कि रजिस्टर्ड है, उसकी तो बहस नहीं है। जो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहता है वो कैसे रजिस्टर हो सकता है? अगला सवाल ये पैदा होता है, एक बंदा जो रजिस्टर होना चाहता है ये कैसे रजिस्टर हो सकता है? सर इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। वो बंदा रीजनल टैक्स ऑफिस में दरखास्त दे तो उसको सेल टैक्स के हवाले से रजिस्टर कर दिया जाए। अगला सवाल ये पैदा होता है कि रीजनल टैक्स ऑफिस से मुराद क्या है? कौन से रीजनल टैक्स ऑफिस है? इसको ऐसे समझिए कि एक बंदा है, उसका मोबाइल स्नैच हो गया, तो उसे कहां जाना चाहिए? सब पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन कोई एक है? जगह जगह पुलिस स्टेशन है। कौन से पुलिस स्टेशन में जाए? बिल्कुल इसी तरह ही आरटीओ कोई एक है? आरटीओ तो हर इलाके में है। कौन से आरटीओ के पास जाए? ये एक सवाल है। किस आरटीओ के पास जाए रजिस्ट्रेशन के लिए? ये एक सवाल है। सर जी इसका जवाब ले लीजिए। वो कहते हैं आरटीओ के पास जाना है, तो वो कहते हैं आप बताएं आप हैं कौन? क्या आप पब्लिक कंपनी है, या क्या आप प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है? अगर तो आप पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है, जिस जगह पर रजिस्टर्ड ऑफिस है उस इलाके में उस रजिस्टर्ड ऑफिस के एरिया ऑफ अथॉरिटी में जो आरटीओ आता है उसके पास जाना। यानी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां में है उस रजिस्टर्ड ऑफिस की ज्यूरिसडिक्शन में वो आरटीओ जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है, आपने उसके पास जाना। ये कहना चाहिए वो आरटीओ जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, आपको वहां जाना चाहिए। सर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया कंपनीज अदर देन मेंशन्ड अबव। सर अगर पब्लिक लिस्टेड या अनलिस्टेड नहीं है बल्कि प्राइवेट कंपनी है और उसने रजिस्टर कराना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सर आरटीओ के पास। कौन से आरटीओ के पास? पहले बताएं वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है?
अगर तो ट्रेडिंग कर रहा है तो जहां पर बिजनेस कर रहा है वो इलाका जहां पर वो बिजनेस कर रहा है वो जिस आरटीओ की अथॉरिटी में और जुरिस्डिक्शन में आता है उस आरटीओ के पास जाना चाहिए। इसको ऐसे कह लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई वारदात हुई है तो हम कहेंगे कौन से थाने जाएं, कौन से पुलिस स्टेशन जाएं, तो वो कहेगा भाई गार्डल टाउन पुलिस स्टेशन जाएं, ये गार्डल टाउन के हदूद के अंदर है। ऐसा ही होता है या नहीं होता? बिल्कुल इसी तरह ही आपको उस आरटीओ के पास जाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो जगह आ रही है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे तो। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको उस आरटीओ के पास जाना चाहिए जिसकी जुरिस्डिक्शन में फैक्ट्री आ जाए, यानी वो वाली जगह आ जाए जहां जगह आ जाए जहां पर फैक्ट्री है। If the company is engaged in manufacturing and or processing, the place where factory is situated. If the company engaged in business other than manufacturing or processing, the place where main business activities are actually carried on. अगर बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है तो जहां पर एक्टिविटीज हो रही है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो जहां पर फैक्ट्री है। सर पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड ये कौन होता है? याद रखिएगा इनकॉर्पोरेट कंपनीज होती है, ठीक है। वो पर्सन जो इनकॉर्पोरेट नहीं होता, ये मेनली इंडिविजुअल और एओपी की बात कर। जहां पर बिजनेस हो रहा है वो जगह जिस आरटीओ के अंडर आती है वहां पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। The jurisdiction where the business is actually carried on. बुलेट सब पॉइंट नंबर 4, अगर कोई पर्सन है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग की जगह और है और ट्रेडिंग की जगह और है या बिजनेस की जगह और है, तो फिर कहाँ किस आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए? सर जहां पर फैक्ट्री है, जहां पर फैक्ट्री है उस आरटीओ के पास बिजनेस के लिए चल जाए। द जुरिस्डिक्शन वेयर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। पांच उर्दू के पंजाबी 5 गल्ला मैं दसियां, सिर्फ 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ ये बात है। पॉइंट नंबर 1, आपने रजिस्ट्रेशन कराना है तो एप्लीकेशन दायर करें रीजनल टैक्स ऑफिस में, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करानी है पब्लिक लिस्टेड कंपनी की या अनलिस्टेड कंपनी की, तो आप क्या करेंगे? उस आरटीओ के पास जाएंगे जिसकी जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द पब्लिक कंपनी है। बात नंबर 3, अगर आपने रजिस्टर करवाना है, अगर आपने रजिस्टर करवाना है अपनी कंपनी को जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है बल्कि प्राइवेट कंपनी है, तो आप दरखास्त देंगे उस आरटीओ को जिसकी जुरिस्डिक्शन में जो है वो आपका एरिया ऑफ बिजनेस आ रहा है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है और ये थर्ड पॉइंट नहीं है, अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपने उस आरटीओ के पास जाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन में फैक्ट्री आ रही है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे तो आपने आरटीओ के पास जाना है, उस आरटीओ के पास जिसकी जुरिस्डिक्शन में आपका वो जगह है जहां पे बिजनेस कैरी हो रहा है। और अगर आप नहीं है, मतलब कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल और एओपी है, तो आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस आरटीओ के पास जाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो जगह आ रही है जहां पे आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, बिजनेस इज कैरिड ऑन। और 5वें नंबर पे अगर बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड, अगर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड नहीं है और वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग दूसरे इलाके में कर रहा है, बिजनेस दूसरे इलाके में कर रहा है, तो आपको उस आरटीओ के पास जाना पड़ेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में आपकी मैन्युफैक्चरिंग। सर ये सारे पॉइंट से आरटीओ के पास चले गए, उन आगे की है।
आरटीओ के बाद चलेगा तो उसे कवाइफ जमा कराएं। सर कौन से कवाइफ जमा कराएं? सर उसको बैंक स्टेटमेंट जमा कराएं, उसको बैंक अकाउंट के सर्टिफिकेट जो है विद द नेम ऑफ द बिजनेस जमा कराएं, और बिजली और गैस के बिल की, बिजली और गैस के मीटर की डिटेल। सर कंज्यूमर नंबर होता है, कभी आपने ऑनलाइन बिल पे करना हो ना बिजली या गैस का, तो आप कंज्यूमर नंबर एंटर करते हैं तो आपके पास बिल की डिटेल्स आ जाती है, वहीं से पे करें, काम खत्म। तो जनाब जो रजिस्ट्रेशन या कंज्यूमर नंबर होता है बिजली और गैस का, उसके हवाले से वो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने पड़ते हैं, वो बात बतानी पड़ती है। आप जमा कराने से मुराद है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आपको अपलोड करनी पड़ती है ये चीजें। सर अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज है तो आपको हर ब्रांच के पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे। लाहौर में कितनी ब्रांचेज हैं, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, सारी ब्रांचेस के पर्टिकुलर्स लिखेंगे। जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ, एक तो तस्वीर है ना, एक जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ होती है, उसमें उसकी लोकेशन भी बता होती है कि ये फैक्ट्री असल में कहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। अगर मुझे कोई कह रहा है कि जनाब आप मुझे करंट लोकेशन भेजें, मैं उसको तस्वीर भेजता हूँ स्कैन के साथ, लिंक भेजता हूँ, वो लिंक पे क्लिक करता है तो उसके बाद लोकेशन आ जाती है, इसको कहते हैं जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ। इस पर जीपीएस टैग किया हुआ है तस्वीरों के साथ। सर जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ जो है वो आपको जमा करवानी पड़ती है बिजनेस प्रेमिसेस की भी। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी की। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी। सर 5 चीजें जमा करानी है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर बिजली गैस का, वेरियस लोकेशन जहां पर ब्रांचेज है, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ मशीन, क्या कहते हैं, बिजनेस प्रेमिसेस, और जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। सर इतनी सी बात थी गैस और बिजली के मीटरों की भी। ये सारा कुछ जब आपने अपलोड किया तो सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम आपको रजिस्टर कर देगा। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक सिम खरीदी, अपने मोबाइल में डाली, एक्टिवेट तो हो जाए लेकिन वो चलेगी नहीं, या वो सही से काम नहीं करेगी जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे। सर बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है, वो फेक कंपनी है ये एक्चुअल में वाकई बंदों ने बनाई है और वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कहता है जनाब इस रजिस्ट्रेशन के 1 माह के अंदर अंदर आपको नादरा सहूलत सेंटर जाकर बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी उन बंदों को जो कि ये इदारा बनाना चाहते हैं और इस इदारे को सेल टैक्स से रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन के बाद ऑथराइज बंदा ई सहूलत सेंटर नादरा विजिट करेगा within a month for a biometric verification. In case of failure to visit or failure to verify, the registered person's name shall be taken off the sales tax active taxpayer list. Registered persons का जो नाम है वो लिया जाएगा, वो नाम खत्म कर दिया जाएगा अगर उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराई तो। सर अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो ऑफिस फील्ड ऑफिसर्स आते हैं। एफबीआर वाले जब आपने अपलोड कर दी तस्वीरें तो क्या कर देते हैं, वहां से 2 बंदे आ जाते हैं एफबीआर से चेक करने के लिए वाकई जीपीएस टैग फोटोग्राफ जो भेजी है वहां पे वाकई उसी लोकेशन में प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या उसी लोकेशन वो बिजनेस प्रेमिसेस मौजूद है, और जो कवाइफ आपने जमा कराए क्या वो ठीक है। सारी चीजों को चेक करने के लिए कौन आ जाता है, फील्ड ऑफिसर आ जाते हैं। सर इससे पहले तक जितना काम था वो कंप्यूटर पे ही खेल रहे थे, ये पहली बार असल में बंदा आ गया चेक करने के लिए। यस, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के केस में आता है, फील्ड ऑफिसर। अगर फील्ड ऑफिसर आया और उसने स्क्रूटनी की, सर स्क्रूटनी कहते हैं चेकिंग को,
अगर कोई लफ्ज आसान यूज करना है तो इंस्पेक्शन कह लीजिए, in case the field officer during scrutiny after the registration finds that उसने नतीजे पे पहुंचा कि डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए गए हैं वो फेक हैं, गलत हैं, झूठ बोला गया, तो वो आपको नोटिस दे देगा, वो आपको बता देगा कि जनाब 15 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दे दे, 15 दिन के अंदर अंदर हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए तब तो ठीक, अगर आपने नहीं पूरे किए तो क्या किया जाएगा, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से आपका नाम खारिज कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एफबीआर। स्क्रूटनी के ऊपर क्या लिखा है, इंस्पेक्शन लिखा, इंस्पेक्ट कर ले, स्क्रूटनी कर ले, जो लफ्ज आपको आसान लगे। मुझे स्क्रूटनी का लफ्ज लगा शायद बच्चों को मुश्किल लगेगा तो मैंने इंस्पेक्शन का लफ्ज लिख दिया। सर जी यार अभी तक मैंने गिनती की बातें बताई हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, किसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, पहली बात ये बताई, किस तरह रजिस्टर्ड होना है, किस आरटीओ के जाना है, दूसरी बात ये बताई, किस तरह रजिस्टर होना है, कौन से कवायद जमा कराने, तीसरी बात ये बताई। सर एक मसला आ गया और मसला समझिएगा, एक बंदा है जिसने प्लांट एंड मशीनरी, सर स्टोरी सुन ले, अब ध्यान स्टोरी की तरफ रखिए, वो स्टोरी समझ आ गई तो फिर कॉन्सेप्ट आपको ग्रैब कर लेंगे। सर एक बंदा है जिसने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है, वो बंदा चाहता है कि मैंने जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है इसके ऊपर मैं क्या पे कर दूं, इसके ऊपर जो सेल टैक्स मैं पे कर रहा हूं उसको, उसका मैं इनपुट क्लेम करूं। अच्छा इसने नया कारोबार शुरू किया है, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने के बाद ये चाहता है मैं क्या करूं, क्लेम करूं इनपुट टैक्स को। लेकिन आपको पता होना चाहिए इनपुट टैक्स तो क्लेम कौन कर सकता है, इनपुट टैक्स तो सिर्फ वो क्लेम कर सकता है जो रजिस्टर्ड होगा, ऐसा ही है या नहीं, और यस और नो, इनपुट टैक्स तो सिर्फ वो क्लेम कर सकता है जो रजिस्टर्ड होगा, और रजिस्टर्ड वो होगा जो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ प्लांट एंड मशीनरी की देगा। अब मामला फंस गया, अब गौर से सुनना, मैंने इंपोर्ट की है, मैं इनपुट टैक्स क्लेम करना चाह रहा हूं, इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए मुझे रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड होने के लिए मुझे जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ चाहिए प्लांट एंड मशीनरी की, वही तो इंपोर्ट कर रहा हूं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, फंस गया हूं मैं, यानी मुझे मुझे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं है भाई, वही तो इंपोर्ट कर रहा हूं, उस इंपोर्ट पर टैक्स दे रहा हूं, वो टैक्स क्लेम करना चाहता हूं, क्लेम करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होने के लिए जीपीएस एड फोटो, ये तो यार है जी साइकिल में मैं दरमियान। सर जी आपको सवाल समझ आ रहा है, सवाल समझ आएगा तो फिर जवाब समझ आएगा। वो सवाल ये कि मैं फंस गया हूं कि मुझे इनपुट टैक्स क्लेम करना था प्लांट एंड मशीनरी पर जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मगर उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी था, और रजिस्टर्ड होने के लिए क्या जरूरी था, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ हो प्लांट एंड मशीनरी, और वही तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। इस मुअम्मे का उन्होंने हल निकाला, उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा लें, ये रजिस्टर्ड होगा और इसके लिए चाहिए जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ। सर आप क्या कर लें, आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा लें। ये क्या मसला हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ये आर्जी तौर पे रजिस्ट्रेशन होती है और इस पे लंबी चौड़ी सरदर्दी अप्लाई करेंगे 72 घंटों के अंदर आप रजिस्टर हो जाएंगे, आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा लें, और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराने से होगा ये
कि आप एफपीआर के सिस्टम में रजिस्टर हो जाएंगे। अब मैं एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर हो गया तो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकूंगा? कहते नहीं। यार अगर इनपुट टैक्स क्लेम मैंने नहीं करना तो मुझे कितने नफलों को, फिर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होने का क्या फायदा है? सर आप टेम्पररी रजिस्टर्ड है तो आप पक्के वाले रजिस्टर्ड नहीं है, ना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, ना आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकते हैं, ना रिफंड ले सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं? इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर, इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। भाई ये असल फायदा है। आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते टेम्पररी रजिस्टर होके, लेकिन इनपुट टैक्स को क्या कर सकते हैं? कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही असल फायदा है। और जब आप परमानेंटली पक्के वाले रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। सर ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ 60 दिनों के लिए होती है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 60 दिनों के लिए होती है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के लिए होती है। अब स्टोरी क्या, किस नतीजे पे पहुंची, मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। स्टोरी पहले उर्दू में समझ लीजिए, अंग्रेजी में भी यही बातें लिखी हुई है। जो बंदा इंपोर्ट करता है प्लांट एंड मशीनरी और उस पर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है तो उसके पास एक बेहतर ऑप्शन ये है कि वो टेम्परेरीली रजिस्टर करा ले अपने आप को। वो 60 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन होती है और एप्लीकेशन के 72 घंटों के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ये जो बंदा टेम्परेरीली रजिस्टर्ड होता है ये आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। ये सिर्फ इनपुट टैक्स को कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है। अब दरमियान में 2 बातें और लिखी हुई बड़ी कीमती हैं और उन बातों को समझाने के लिए मुझे एक बात आपको और बतानी पड़ेगी और वो बात ये है, आपको पता है जनाब, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप पर प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट पर 17% टैक्स लगेगा और आप अगर ट्रेडर हैं तो आप पर 17% प्लस 3% 20% टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरर जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करता है उस पर 17% टैक्स लगता है और जो कमर्शियल इंपोर्टर होता है, जो ट्रेडर होता है, जब वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करता है तो उस पर 20% टैक्स लगता है। होता यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है तो वो खुद उसको काम करे और खुद उससे मैन्युफैक्चरिंग करे। अगर लोग प्लांट एंड मशीन मंगवा के आगे बेचने लग जाए, अगर प्लांट एंड मशीनरी मंगवा के आगे बेचने लग जाए तो ये तो कमर्शियल इंपोर्ट हो गई। कमर्शियल इंपोर्ट पे उन्होंने 3% इजाफी टैक्स लगा दिया। मैन्युफैक्चरर को इंपोर्ट करने का क्या फायदा है? मैन्युफैक्चरर को इंपोर्ट करने का क्या फायदा है? यार पानी की बड़ी मुंह खुश्क हो रहा है भाई, पानी कह दीजिएगा प्लीज। मैन्युफैक्चरर को इंपोर्ट करने का क्या, कितने नफलों का स्वाब है? उसको फायदा ये है कि उसे 17% टैक्स लगेगा, 3% टैक्स उसका क्या हो जाएगा? जाएगा, 3% टैक्स बच जाएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो कहता है मैंने इंपोर्ट करना है, एफबीआई वाला कहता है मैंने खुद इंपोर्ट करके मैंने खुद मशीन लगानी है, मैंने बेचनी नहीं है, तो टैक्स वाले कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम 3% ऑफ द अमाउंट का ना हमें पोस्ट डेटेड चेक दे दो। क्या दे दो? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक समझते हैं सर? 60 दिन बाद का चेक उससे ले लिया। अगर उन्होंने अपने वादे के मुताबिक प्लांट एंड मशीन इंपोर्ट की और उसे इंस्टॉल करा के मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी तो ये पोस्ट डेटेड चेक वापस मिल जाएगा। और अगर उसने वापस नहीं की, अगर उसने वापस नहीं की, भूल गया मैं यार, मैं 1 मिनट ठहरो। अगर उसने कमिट कर लिया कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने उससे प्लांट एंड मशीन इंपोर्ट की और इंस्टॉल नहीं की बल्कि आगे बेच दी,
या 60 दिन के अंदर अंदर उसकी प्लांट एंड मशीनरी आई नहीं, तो वो चेक जो पोस्ट डेटेड जमा कराया था वो क्या हो जाएगा, वो इनकैश हो जाएगा। दो बातें थी यार, ये पानी के दरमियान में वो दोनों बातें उतनी एफिशिएंटली हो नहीं सकी यार। दो बातें आपको ये तो समझ आ गई कि मैन्युफैक्चरर को 3% का बेनिफिट मिल रहा है, यस और नो। मैन्युफैक्चरर को 17%, बाकियों को 20%। ये जो 3% का बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स वाले इस बेनिफिट को फौरी तौर पे टैक्स पेयर को नहीं दे देते। टैक्स वाले कहते हैं हमें पोस्ट डेटेड चेक जमा करा दो, अगर तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हारी मशीनरी आ गई, तुमने इंस्टॉल करवा ली, तो हम पोस्ट डेटेड चेक हमसे वापस ले लेना। नहीं, 17% अलहदा होता है और 3% अलहदा होता है। पोस्ट डेटेड चेक जो 3% होता है वो अलहदा होता है। वो कहता है मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दो, अगर तो तुम अपने वादे के मुताबिक पूरे रहे तो ये चेक आके हमसे 60 दिनों बाद वापस ले जाना। तुमने इंस्टॉल करा ली और तुम मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, और अगर तुमने वादे की पासदारी नहीं की, तुमने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की थी और तुमने प्लांट एंड मशीनरी आगे बेच दी, या 60 दिन गुजर गए अभी तक प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारी आ ही नहीं रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर एफबीआई वाले कहते हैं ये वाला चेक एनकैश करा लेंगे। ये वाला चेक क्या हो जाएगा? एनकैश हो जाएगा। सर जी गल्ला मुक गई है। 60 दिन का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है सर, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लिसिटली कानून में तो नहीं कहा। सर जी मैं आपके साथ 1 बाय 1 अब पढ़ने लगा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, थ्योरेटिकली वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ केस स्टडी आ जाती है, वो कहता है जी एक बंदा है, उसने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट तो करनी है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो फंस गया, क्या करे? दो तरह के सवाल आए हुए हैं, दोनों का जवाब इसके अंदर है, और मैंने इस तरह से कोशिश की पढ़ाने की कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सर एक बार अंग्रेजी पढ़ते हैं, नहीं समझ आएगा बताइएगा, मैं दोबारा बता दूं। Where a person files application for sale tax registration as a manufacturer without having installed machinery, वो कहता है जब कोई बंदा अप्लाई करता है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर, जबकि उसके पास मशीनरी इंस्टॉल्ड नहीं है, और वो क्यों अप्लाई कर रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड, ताकि वो जो इंपोर्टेड मशीनरी उसको क्या किया जाए? इंस्टॉल किया जाए। Temporary registration as manufacturer shall be allowed to him for a period of 60 days. Sir, temporary registration as manufacturer जो है उसको allow की जाएगी for a period of 60 days, subject to the furnishing of complete list of machinery. Subject to the furnishing of कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी। 60 दिन के अंदर अंदर वो 60 दिन तक के लिए उसे रजिस्टर कर दिया जाएगा। शर्त बस ये है, जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है इसकी कंप्लीट लिस्ट जो है, और बिल ऑफ लेडिंग और गुड डिक्लेरेशन। सर ये बिल ऑफ लेडिंग और गुड्स डिक्लेरेशन ये इंपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, ये जमा करवाएगा तो उसे 60 दिन तक के लिए टेम्परेरीली रजिस्टर कर दिया जाएगा। The temporary registration shall be issued by the computerized system. ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 72 घंटों के अंदर अंदर इशू कर दी जाएगी कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए। सर जब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की आफ्टर रिसीविंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ये पर्सन को इजाजत होगी कि वो इंपोर्ट कर सके प्लांट मशीनरी और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर की हैसियत से, लेकिन इसको क्या देना पड़ेगा? Subject to submission of custom authority post dated check equal to the difference in duties and taxes to be availed as manufacturer. सर यहाँ पर वो between the line वो 3% की बात कर, difference in duties to be availed as a manufacturer, मैन्युफैक्चरर दे रहा है 17% का, नॉर्मल है 20%, तो जो डिफरेंस इन ड्यूटी है वो कितना हो गया? 3%। 3% का अलहदा पोस्ट डेटेड चेक होगा, 20% का इकट्ठा नहीं होता मेरा भाई।
अगर अब रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई, अगर ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सकी 60 दिन के अंदर अंदर, तो ये रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो जाएगी, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, कोई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगी, और पोस्ट डेटेड चेक को सबमिट कर दिया जाएगा और उसे कैश कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो टेम्पररीली रजिस्टर्ड बंदा होता है, ये रिटर्न फाइल करता है? यस, मंथली रिटर्न फाइल करेगा। ये सेल टैक्स इनवॉइस इशू करता है, आउटपुट टैक्स चार्ज करता है? नहीं करता। इनपुट टैक्स क्लेम करता है? नहीं करता। तो करता क्या है? रीफंड क्लेम करता है? नहीं करता सर, सिर्फ एक ही काम करता है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स में बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। ये जो इनपुट टैक्स है इसको क्या कर देता है, सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के लिए कैरिड फॉरवर्ड। सर जी यस और नो? यार समझ आ गई है? अच्छा जी, अगर कोई बंदे की दरखास्त प्रोसेस नहीं होती है, फाइल एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहा था रजिस्ट्रेशन की, या पर्टिकुलर चेंज नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या करेगा, ये प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन कंसर्न कमिश्नर को दे देगा, जो 3 दिन के अंदर अंदर इसका काम करवा देगा। यानी फाइल अगर अप्लाई नहीं कर, एप्लीकेशन नहीं दायर करा पा रहा था तो एप्लीकेशन दायर करा देगा, और पर्टिकुलर नहीं चेंज कर रहा था तो पर्टिकुलर चेंज करवा देगा, कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, 3 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को कहेगा और कमिश्नर 3 दिन के अंदर अंदर करा देगा। सर जी आज की आखिरी बात, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सर कुछ लोग तो इज्जत से रजिस्टर हो जाते हैं और कुछ लोगों को इज्जत से नहीं रजिस्टर किया जाता, उन्हें जबरदस्ती रजिस्टर किया जाता है। कोई भी ऐसा बंदा, एक स्टोरी सुन ले, लॉजिकल सीक्वेंस बन जाए ना आपके दिमाग में, तो फिर याद करना आसान हो जाता है। यार एक बंदा है जिसको रजिस्टर होना चाहिए था, कमिश्नर ने उसको कहा भैया तुम रजिस्टर क्यों नहीं होते, कहता है मैं सर हो जाता हूँ रजिस्टर। कमिश्नर रजिस्टर हो गया, दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, बात खत्म। एक बंदा कहता है तुम रजिस्टर हो जाओ, कमिश्नर ने एक बंदे को कहा कि तुम रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो, और तुम्हें रजिस्टर होना चाहिए और तुम्हें रिटर्न जमा करानी चाहिए। इस पर दूसरा चुप रहा। उसने दोबारा पूछा भाई तुम रजिस्टर क्यों नहीं होते, नोटिस दिया। इस पर दूसरे ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कंपल्सरीली क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए उसे जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया, और रजिस्टर करने के बाद उसके ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां डाल दी जो किसी रजिस्टर्ड पर्सन पर होनी चाहिए। अगर वो बंदा, अब वो उसको भी रिटर्न फाइल करनी है, उसको भी सारी चीजें डिक्लेयर करनी है सेल टैक्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को करनी है, जबकि वो कंपल्सरीली रजिस्टर हुआ है। और जब वो बंदा कंपल्सरी रजिस्टर हो गया तो वो कमिश्नर उसको कह भी सकता है कि भाई तुम जमा कराओ कवाइफ, डॉक्यूमेंट जमा कराओ, और जो पर्टिकुलर मांगना चाहता है वो मांगे और उससे वो जमा करवाए। अलबत्ता ये सारा काम हो गया, जब उसने खुद से हो गया तो भी ठीक था, जब कमिश्नर ने जबरदस्ती कर दिया वो भी रजिस्ट्रेशन ठीक थी। आखिरी एक और बात है, अगर बाद में कमिश्नर को पता चला कि ओहो मैं तो ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी, तो कमिश्नर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। कोई फाइन कोई पेनल्टी जो कमिश्नर ने पहले लगाई थी वो वैलिड नहीं रहेगी। बस इतनी सी बात है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आई के आपको बहुत पसंद है, कभी एक चीज पूछता है कभी दूसरी पूछता है, ध्यान से पढ़िएगा। वो नहीं जमा कराएगा ना वो फाइन, वो यही, अगर तो वो चुप करके फाइन जमा कराता रहे फिर तो बहस ही मुक गई। फिर वो क्यों इतना साधा लगाएगा कि वो रजिस्टर होना चाहिए था या नहीं।
वो जब फाइन नहीं जमा कराएगा वो अदालत में पेश होगा या एफबीआर को कहेगा कि भाई मेरा रजिस्टर होना नहीं बनता, फिर वो उसको रिकंसिडर करेंगे ना। सर जी, if a person who is required to register does not apply for registration, रजिस्टर होना चाहिए था लेकिन रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो कमिश्नर शैल the commissioner after such inquiry is satisfied, the commissioner उस इंक्वायरी पर जो कि satisfied है, such person is required to be registered shall issue notice to such person. In case the commissioner receives a written reply for the said person within the time specified, commissioner shall grant such person opportunity of being hearing. वो कहता है अगर कमिश्नर रिसीव कर ले रिटर्न रिप्लाई फ्रॉम द सेड पर्सन विद इन टाइम स्पेसिफाइड, कमिश्नर ग्रांट करेगा opportunity of personal hearing and if so desired by the person and shall thereafter pass an order whether or not such person is liable to be registered compulsorily. सर अगर इस केस में कमिश्नर जो है वो रिटर्न रिप्लाई रिसीव कर ले, अगर जवाब वसूल कर ले और उसे पता चल जाए कि ये बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड था या नहीं था, तो फिर कमिश्नर उसके मुताबिक करेगा। हाँ, अगर उसे कोई जवाब वसूल ना हो, अगर वो उसे रजिस्टर कर देगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड कर दे देगा उसी बंदे को। अगर कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया रजिस्ट्रेशन का, तो इसको कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए रजिस्टर करा दिया जाएगा। ये ऊपर वाली बात की कंटिन्यूएशन चल रही है, जहां तक चीजें सीधी सीधी चल रही थी, जहां तक कमिश्नर ने नोटिस दिया था, कमिश्नर को जवाब आ गया था, कमिश्नर ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी थी, कमिश्नर ने उसकी सारी बात सुनी थी और हिसाब लगाया था कि इसको रजिस्टर होना चाहिए या नहीं। बाद में कमिश्नर ने अगर नतीजा निकाला कि इसको रजिस्टर होना चाहिए, तो कमिश्नर एक ऑर्डर पास कर देगा और उस ऑर्डर को उस बंदे तक पहुंचा भी दिया जाएगा और कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए उसको रजिस्टर भी कर दिया जाएगा अगर उस बंदे ने कमिश्नर के सवाल का जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो कमिश्नर क्या करेगा, कंपल्सरी रजिस्टर कर देगा, कंपल्सरीली रजिस्टर कर लेगा थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए और उसको कोरियर सर्विस के जरिए इन्फॉर्म कर देगा। इन लेटर उसकी तरफ चल जाता है कि आपको मुबारक हो, अब आप रजिस्टर हो गए। जो बंदा कंपल्सरीली रजिस्टर हो जाएगा उस पर सारी प्रोविजन इस एक्ट की वैसे ही अप्लाई होती हैं। एंड इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो द कमिश्नर में इशू नोटिस फॉर, और अगर वो सारी प्रोविजन अप्लाई होती हैं और अगर वो बंदा जो है वो सारी प्रोविजन पर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो कमिश्नर नोटिस देगा, उसे कहेगा तुम रिकॉर्ड प्रोड्यूस करो, तुम सेल टैक्स डिपार्टमेंट में पेश हो खुद फिजिकली आके, और कोई और एक्शन लीगल एक्शन जो लेना चाहे कमिश्नर ले सकता है। अगर बाद में कमिश्नर को पता चले, इफ इट इज सब्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, कि ओहो मैं ज्यादा जज्बाती हो गया था, इस बंदे को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं थी, बट वाज रॉन्गली रजिस्टर्ड ड्यू टू एरर, लेकिन कुछ गलती की वजह से वो रजिस्टर हो गया था, तो कमिश्नर रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगर कोई फाइन या पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज था तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा। सर जी इंशाल्लाह ये नहीं जी, यहाँ पर मुझे आज रोकना है। कमिश्नर कोई पेनल्टी पे करेगा, कमिश्नर क्यों पेनल्टी पे करेगा? असद भाई मुश्किल सवाल कर देता तुसी। अगर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के साथ इनपुट टैक्स क्लेम करें तो, अगर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के साथ इनपुट टैक्स, भाई आप क्लेम नहीं कर सकते ना, आप तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के साथ क्लेम ही नहीं कर सकते। वो कहते कराची वाले तो पुलिस स्टेशन हर घर बना ले। अच्छा जी, कल क्लास टाइम में टेस्ट होगा? नहीं, कल क्लास टाइम में टेस्ट नहीं होगा, क्लास के बाद टेस्ट होगा, क्लास के बाद टेस्ट होगा इंशाल्लाह। नहीं सर आज के लिए इतना ही था। नहीं भाई, जो कल तक पढ़ाया है वो होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले पहले यार चैप्टर 17 यूनिट 1 से यूनिट 5 तक
सर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। ले जनाब आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।